हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ ऑर्फन मूवी का, जो कि एक अमेरिकन, कैनेडियन, जर्मन, फ्रेंच साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। ऑर्फन मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन कॉलेट-सेरा ने। अब आप मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन के जरिए घर बैठे प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यह ऐप डाउनलोड करना है और स्क्रीन पर दिख रहे मेरे रेफरल कोड की मदद से आपको 30% पहले ऑर्डर पर ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद बस आपको कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके अपने फ्रेंड्स फैमिली को व्हाट्सएप पर शेयर करना है और ऑर्डर प्लेस होते ही मीशो आपके फैमिली फ्रेंड्स तक ये ऑर्डर पहुंचा देगा और जो भी प्रॉफिट और कमीशन होगा आप कमा पाएंगे। बाकी जानकारी के लिए आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो के जरिए आप इसका फुल डिटेल्ड प्रोसीजर जान सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म शुरू होती है केट और जॉन को दिखाते हुए, जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि जब केट प्रेग्नेंट थी तो उनकी अनबॉर्न बेबी जेसिका मर जाती है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है केट पर, जिसके चलते उसने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया था उस दर्द को भुलाने के लिए। इस चीज के लिए केट एलिस नामक साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी भी ले रही थी और 1 साल से केट ने अल्कोहल पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन अब जो प्यार केट का अपनी अनबॉर्न बेबी जेसिका के लिए था वो किसी और को देना चाहती थी। केट ने जेसिका की अस्थियों को अपने गार्डन के व्हाइट फ्लावर्स की मिट्टी में डाला था ताकि जैसे जैसे ये फ्लावर्स ग्रो हों तो उनको ऐसी फील आए जैसे कि जेसिका भी बड़ी हो रही है। यू नो इट्स टिपिकल मदर्स लव और ऐसी चीजें करना आफ्टर सच एन इंसिडेंट इज प्रीटी नॉर्मल। अब इस प्यार को किसी ना किसी को तो देना ही था, तो केट और जॉन एक बच्ची को अडॉप्ट करने का सोचते हैं। अब ये दोनों एक एस्टर नाम की 9 साल की बच्ची को लोकल ऑर्फनेज से अडॉप्ट करते हैं जिसके ओरिजिन्स रशिया से हैं, ऐसा बताया जाता है। एस्टर के कनेक्शंस जॉन और केट से काफी अच्छे बनते हुए दिखते हैं। ऑर्फनेज की हेड सिस्टर एबिगेल एस्टर के बारे में कुछ चीजें बताती है कि एस्टर अपने उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा समझदार और मैच्योर है। एस्टर हमेशा अपने हाथ और नेक पर एक बैज टाइप क्लोथ को बांध कर रखा करती थी, जिसका कारण वो यह बताती है कि शायद रशिया में उसने यह सीखा होगा। अब एस्टर का सारा ऑफिशियल पेपर वर्क कर दिया जाता है और जब केट और जॉन उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो हम सिस्टर एबिगेल को अपनी फिंगर्स क्रॉस करते देख पाते हैं, जो कि थोड़ा सा ऑड था। ऑर्फनेज में हमने यह भी नोटिस किया था कि एस्टर अकेले ही पेंटिंग कर रही थी क्योंकि उसको पेंटिंग करने का शौक था। खैर अब घर जाकर एस्टर की मुलाकात होती है उसकी छोटी बहन मैक्स से, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी। मशीन लगाकर उसको थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है और मैक्स को एस्टर बहुत पसंद आती है। मैक्स से ये सब लोग साइन लैंग्वेज में बात किया करते थे और एस्टर ने बहुत ही जल्दी यह साइन लैंग्वेज सीख ली थी। बात करें इनके 12 साल के लड़के डैनियल की तो वो एस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना ही उसको अपनी बहन मानता है। केट एस्टर के साथ उसको पियानो सिखाकर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है और जॉन की तरफ एस्टर को ज्यादा ही प्यार दिखाते हुए नजर आती है। एस्टर घर में काफी अच्छे से रहना शुरू कर देती है। इनफैक्ट वो न्यू स्कूल में भी जाती है, जहाँ पर जाने से पहले वो थोड़ी अजीब सी ड्रेस पहनती है, जिसको देखकर केट उसको कहती है कि उसको यहाँ के आउटफिट पहनने चाहिए, लाइक नॉर्मल जीन्स और टॉप। लेकिन एस्टर केट की कही बात ही उसको याद दिला देती है कि डिफरेंट होने में कोई भी इश्यूज नहीं है, जिससे केट उसको यह ड्रेस पहनने के लिए अलाउ कर देती है। स्कूल में भी उसका मजाक बनाया जाता है, जिसके चलते एस्टर एक लड़की से काफी ज्यादा चिढ़ने लगती है और स्कूल में भी उसके नेक पर लगे बैंड को छेड़ने पर एस्टर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है, बिल्कुल किसी साइको जैसे, जो कि एस्टर के बिहेवियर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। खैर अब एक रात केट और जॉन इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसको एस्टर देख लेती है और जब इस बारे में केट उससे बात करने की और समझाने की कोशिश करती है तो 9 साल की बच्ची के हिसाब से उसको इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता था, जिसको सुनकर केट थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। जॉन से इस बारे में बात करने पर जॉन इन चीजों को लेकर ज्यादा फिक्र नहीं जताता, लेकिन केट अभी भी इस चीज को लेकर चिंतित हो रही थी। केट एस्टर को जेसिका की अस्थियों की जगह पर उगे हुए फ्लावर्स को भी दिखाती है और कहती है कि ये उसके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं और इस बात पर एस्टर रोकर दिखाती है, जिससे वो केट का दिल जीत लेती है। अब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जल्दी ही हमको कुछ स्ट्रेंज थिंग
थिंग्स पता चलती हैं, जैसे कि एस्टर एक होस्टाइल बिहेवियर शो करती है। डैनियल के द्वारा अनजाने में एक घायल कबूतर को वो जान से मार देती है। बाथरूम में नहाते वक्त वो एक बड़ी लड़की जैसे बाथरूम डोर को लॉक करती है और अपने उसी क्लासमेट को पार्क में चोट पहुंचाती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही थी स्कूल में। मैक्स ने ये सब चीजें होती हुई देखी थी, लेकिन यहाँ पर एस्टर उस मासूम बच्ची को डरा कर रखती थी जिससे वो कुछ भी किसी को ना बता पाए। अब इसी पार्क में जॉन की नेबर उससे फ्लर्ट करती है तो जॉन उसको पीसफुली मना कर देता है और इस बात को एस्टर नोटिस कर लेती है, जिसको वो केट को बता देती है। और फिर उसी रात जॉन केट के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे एस्टर काफी ज्यादा खुश होती है। तो 9 साल की एक लड़की जो इतना मैनिपुलेट करती है, अपने क्लासमेट को मारती है और इतना ज्यादा गुस्सा करती है। समथिंग इज रियली वियर्ड अबाउट हर। अब दोस्तों, यह फ्लर्ट वाली बात एस्टर ने कब केट को बताई ऐसा मूवी में नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक ग्रोसरी शॉपिंग के वक्त एस्टर ने यह बात करके केट को बताई थी, जो कि फिल्म के डिलीटेड सीन्स में था। अब इस मूवी की एक ऑल्टरनेट एंडिंग भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही गजब का है एंड आई एम श्योर आपने यह चीज एक्सपेक्ट नहीं की होगी। यहाँ पर केट को एस्टर के बिहेवियर पर शक होने लगता है कि समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग विद हर। एस्टर एक बहुत ही फेमस टोन को पियानो पर बिना किसी हेल्प के बजाने लगती है, जिसको सुनकर केट शॉक्ड हो जाती है कि जिसको पियानो बजाना नहीं आता वो इतना अच्छा कैसे प्ले कर रही है। केट जॉन को फिर से यह बात बताती है, लेकिन जॉन इस चीज को अपोजिट वे में लेता है कि एस्टर केट के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। अब सिस्टर एबिगेल केट को कुछ बुरी चीजों के बारे में वार्न करती है कि एस्टर जहाँ भी जाती है वहाँ पर बुरी बुरी चीजें होती हैं, पर मैक्स की एक खास बात थी कि वो थोड़ी बहुत आवाज सुनकर लिपसिंग पढ़ लिया करती थी। जब सिस्टर का फोन आया था तो उस वक्त एस्टर ने मैक्स का इस्तेमाल करके जान लिया था कि सिस्टर एबिगेल उसके बारे में बात कर रही है, जिसको सुनकर वो डर गई थी। अब सिस्टर उनके घर पर भी पहुंच जाती है और एस्टर उसको देखकर खुश नहीं होती और वो इस टोन में बात करती है जैसे कि उसका बिहेवियर अचानक से बदल गया है। सिस्टर एस्टर के बारे में बात करती है कि लास्ट घर में जहाँ पर वो रहा करती थी वहाँ पर आग लग गई थी और सिर्फ एस्टर वहाँ से बची और आग किसने लगाई इसका आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। और भी कई हादसे ऐसे हुए जहाँ पर बस एस्टर ही बची थी, तो बेसिकली यहाँ पर एस्टर एक गलत कामों की मैग्नेट बन चुकी थी। अब एस्टर इस चीज को मैक्स को बताती है कि वो सिस्टर उसको ले जाएगी और मैक्स को उसकी हेल्प करनी होगी। तो यहाँ पर एस्टर लिटरली मैक्स को सिस्टर की कार के सामने धक्का दे देती है, जिससे सिस्टर की कार स्लिप हो जाती है पर वो बच जाती है। और जैसे ही वो मैक्स का हालचाल लेने बाहर निकलती है तो पीछे से आके एस्टर हथौड़ी की मदद से सिस्टर को मार देती है और वहीं स्नो में दफन कर देती है, जिससे कोई भी उसको देख ना पाए। और सारे के सारे सबूत डैनियल के खेलने वाले ट्री हाउस में छुपा देती है। अब मैक्स और एस्टर को उस ट्री हाउस से बाहर निकलते हुए डैनियल देख लेता है और उसी रात एस्टर डैनियल के रूम में आकर उसको डराती है कि अगर उसने पेरेंट्स को कुछ भी बताया तो वो उसको जान से मार देगी, जिससे डैनियल अपनी ही पैंट में सुसु कर देता है। मतलब खौफ देख रहे हो 9 साल की लड़की का। खैर केट की साइकाइट्रिस्ट एलिस को भी हम देख पाते हैं जो कि एस्टर से बातचीत करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर एस्टर बहुत ही स्वीट बच्ची है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि केट ही बॉन्डिंग में इश्यूज ला रही है जो कि ट्रू नहीं था। और उसी वक्त हम एस्टर को बाथरूम में चिल्लाते हुए देख पाते हैं, जो कि साइकाइट्रिस्ट की बात की उल्टी चीज को शो करता है। घर वापस आते ही अब ऑर्फनेज से एक कॉल आती है केट के पास कि सिस्टर एबिगेल अभी तक वापस नहीं आई है और तभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी बॉडी बरामद होती है, जिसके लिए केट का शक सीधा सीधा एस्टर पर था। लेकिन उसको कंफ्यूजन यह थी कि 9 साल की बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। और अब केट एस्टर के बारे में ऑर्फनेज में और जांच पड़ताल करना शुरू करती है, जहां पर उसको पता चलता है कि उनके पास एस्टर के लास्ट ऑर्फनेज का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगली सुबह जब केट मैक्स और डैनियल को स्कूल ड्रॉप करने जाती है तो वो बच्चों से एस्टर के बिहेवियर के बारे में पूछती है, तो ऑब्वियसली एस्टर के डर से दोनों बच्चे कुछ नहीं बोलते। एस्टर उस दिन डेंटिस्ट विजिट के बहाने घर पर जॉन के साथ ही थी। तो बेसिकली यहाँ पर हो ये रहा था कि एस्टर का व्यवहार जॉन के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी सबके साथ वो अपोजिट थी और इस चीज को केट ने नोटिस किया था। अब केट का मन एस्टर के लिए तो खट्टा हो ही चुका था, जिसको देखकर जॉन एस्टर को आइडिया देता है कि वो केट के लिए कुछ ऐसा करे जो कि उसको बहुत ज्यादा पसंद हो। अब एस्टर जेसिका वाले फ्लावर्स को प्लग
करके केट को प्रेजेंट के रूप में देने लगती है, जिसको देखकर केट रोने लगती है और गुस्से में एस्टर का हाथ पकड़ लेती है। केट बहुत ही ज्यादा इस बात से दुखी होती है और गार्डन में जाकर जेसिका की अस्थियों के सामने रोने लगती है। एस्टर ने यह चीज जानबूझकर की थी और जॉन यहाँ पर भी इस बात को खुद पर ही ले लेता है कि उसकी सजेशन की वजह से एस्टर ने ऐसा किया है। केट इतनी ज्यादा दुखी थी कि वो 2 वाइन की बोतल्स को खरीद कर लेकर आती है, लेकिन वो एक बोतल को सिंक में बहा देती है और दूसरी बोतल ऐसे ही रख देती है कि वो और जॉन बाद में यूज कर लेंगे। अब उसी रात एस्टर अपना हाथ जानबूझकर फ्रैक्चर कर लेती है, जिसका इल्जाम सीधा सीधा केट पर लगता है। केट अब बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाती है और जब केट डैनियल की बुक्स उठाने कार से बाहर निकलती है तो एस्टर पर्पसफुली कार के ब्रेक्स हटा देती है, जिससे मैक्स समेत कार नीचे जाने लगती है और एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। अब वाइन की बोतल को एस्टर ने ढूंढ लिया था और यह चीज उसने जॉन और एलिस को बता दी थी, जिसके चलते वो दोनों ही केट पर भरोसा नहीं करते और उसको रिहैब सेंटर में जाने के लिए कहते हैं। केट का कहना था कि वो इस घर से चली जाएगी, लेकिन अब उसको एस्टर इस घर में नहीं चाहिए और वो अपने बच्चों की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अब बेसिकली बात यहाँ पर डिवोर्स तक पहुंच गई थी। डैनियल अब छुपते छुपाते मैक्स के रूम में पहुंचता है, जहाँ पर उसको कई सारी ड्राइंग्स मैक्स के द्वारा बनाई हुई मिलती हैं, जो कि एस्टर से रिलेटेड थी, यानी कि उसने अभी तक जो इस घर में किया था वो सब उसके पास था। मैक्स डैनियल को सब कुछ बता देती है कि ट्री हाउस में कुछ है और सिस्टर एबिगेल को एस्टर ने ही कुछ न कुछ किया है। डैनियल ट्राई करता है कि मैक्स सब कुछ केट और जॉन को बता दे, लेकिन एस्टर ने मैक्स को इस कदर डराया था कि वो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। खैर अब डैनियल का कहना था कि वो बहुत सारे सबूत ट्री हाउस से कलेक्ट करेगा ताकि सब लोग उस पर विश्वास करेंगे और यह सब बातें रूम में बाहर से एस्टर सुन लेती है। अब एस्टर और केट दोनों के पास ही अपनी अपनी पर्सनल डायरीज थी, जिसमें से एस्टर केट की डायरी पढ़ लेती है और फिर वो केट से कुछ बातें कहती है, लाइक जॉन उस पर चीट करता था जब वो डिप्रेशन में थी। अल्कोहल पीने की वजह से मैक्स मरते मरते बची और यही कारण था कि कार ब्रेक्स हटने वाले इंसिडेंट पर जॉन केट पर विश्वास नहीं कर रहा था। केट को ऑर्फनेज से खबर मिलती है कि एस्टर के सारे पेपर्स फेक हैं और उनके पास एस्टर के लास्ट ऑर्फनेज के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं हैं। गुस्से में केट अब एस्टर की डायरी चुरा लेती है, जिसमें से उसको बहुत सारे मेन के फोटोग्राफ्स मिलते हैं और एक नाम मिलता है सारने इंस्टीट्यूट। मीनवाइल ट्री हाउस में डैनियल जाता है टू रिकवर द प्रूफ्स, लेकिन एस्टर वहां खुद सारे के सारे सबूत लेकर आती है और डैनियल को वहीं बंद करके पूरे के पूरे ट्री हाउस में आग लगा देती है। डैनियल किसी तरह से विंडो से बाहर निकलता है, पर वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसके नेक पर काफी ज्यादा चोट आती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब सारने इंस्टीट्यूट सर्च करके वो फोन लगाती है, पर उसको यह पता लगता है कि यह इंस्टीट्यूट रशिया में नहीं बल्कि एस्टोनिया में है और यह कोई ऑर्फनेज नहीं है बल्कि ये एक मेंटल इंस्टीट्यूट है। अब एस्टर का नाम सुनते ही वहाँ का वार्ड बॉय थोड़ा सा चिंतित हो जाता है और जस्ट टू कंफर्म केट उनको एस्टर की फोटो मेल कर देती है ताकि बाकी जानकारी वो इनको दे दे। अब दूसरी तरफ एस्टर एक पत्थर लेकर डैनियल को मारने ही वाली थी कि तभी मैक्स वहाँ पर आकर उसको धक्का दे देती है और तभी केट और मैक्स की दादी बारबरा ये देख लेते हैं और आकर डैनियल को बचा लेते हैं। अब जब डैनियल हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी जान बच जाती है, लेकिन एस्टर यहाँ पर भी बाज नहीं आती और सोडा पीने के बहाने से वो उठकर जाती है और एक पिलो लेकर डैनियल का मुंह दबा देती है। मैक्स जानती थी कि एस्टर कुछ ना कुछ करने वाली है, तो जाकर वो सबको इन्फॉर्म करती है। अब यहाँ पर केट इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो एस्टर को बहुत जोर से थप्पड़ मारती है, जिससे एस्टर के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, डैडी। सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा फनी था। एक तो इसकी फेक एक्सेंट और ऊपर से इतनी ज्यादा फेकनेस मुझसे सहन नहीं हो रही थी। खैर अब केट को डॉक्टर सेडेटिव्स देकर शांत करते हैं और हम सारने इंस्टीट्यूट से एक फोन कॉल आते हुए देख पाते हैं, जो कि केट अटेंड नहीं कर पाती। जब केट की आंख खुलती है तो वो बस जॉन को यही कहती है कि बच्चों को बचाओ, जिस पर जॉन बिना ध्यान दिए चला जाता है। घर जाकर जॉन मैक्स को सुलाता है और एस्टर मैक्स के पास आकर उसकी हियरिंग मशीन्स चुरा लेती है ताकि अब जो घर में हो मैक्स सुन ना पाए। उसी रात एस्टर केट की लॉन्जरे को पहनकर ड्रंक जॉन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, जिससे हम एस्टर के गलत इरादों को देख पाते हैं और अब जॉन भी उसको डांट देता है कि वो कल ही उसको वापस ऑर्फनेज में छोड़कर आएगा, जिससे एस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मीनवाइल हॉस्पिटल में केट के पास सारने इंस्टीट्यूट से डॉक्टर वारवा का फोन आता है और वो जो बताते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में एस्टर कोई बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक 33 साल
की लेडी थी जिसको हाइपोपैथोरिज्म था। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान की फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है और एक प्रोपोर्शनल ड्वार्फिज्म होता है, मीनिंग की ग्रोथ इस तरह से रुक जाती है जिससे ऐसा लगता है कि सामने वाला छोटा बच्चा है, लेकिन फिजिकल डिफेक्ट्स नहीं होते और सारी बॉडी प्रोपोर्शनली छोटी होती है। एस्टर का असली नाम होता है लीना क्लैमर और वो कई सालों से छोटी बच्ची होने का नाटक करती आई है। लीना ने कम से कम 7 मर्डर्स किए हैं, जिसमें लास्ट फैमिली भी आती है जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। और लीना की किताब में हम कई सारे मेन की फोटो को भी देख पाए थे। बेसिकली वो मर्दों को सेड्यूस करने की कोशिश किया करती थी और अगर वो मान जाए तो ठीक, नहीं तो वो पूरी फैमिली को मार दिया करती थी। डॉक्टर का कहना था कि वो ही उसका इलाज कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब ड्वार्फिज्म होने के साथ साथ लीना मेंटली भी अनस्टेबल है, जिसके कारण उसको एक स्ट्राई जैकेट में कैद करके रखा जाता था, जिसके कारण उसके गले और हाथ में स्कार्स हैं। और दोस्तों यही कारण था कि वो अपने गले और हाथों में बैंड लगाकर रखा करती थी। 1 साल से वो इस इंस्टीट्यूट से लापता है। डॉक्टर कहते हैं कि केट अपने हस्बैंड को फोन करके कहे कि वो घर से पूरी फैमिली को लेकर निकल जाए और पुलिस को एकदम से फोन लगाए, क्योंकि लीना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो कुछ भी कर सकती है। मीनवाइल हम घर में अब लीना का असली रूप देखते हैं। वो पूरी तरह से एक सीरियल किलर में परिवर्तित हो जाती है। केट अब घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। केट घर में फोन भी लगाती है, लेकिन लीना पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है। घर में पिच डार्क होता है तो लीना को चेक करने जॉन उसके रूम में जाता है, जहां पर हम उसकी ड्राइंग्स की असलियत को देख पाते हैं। सारने इंस्टीट्यूट को जलाने का ख्वाब, ड्राइंग्स के पीछे छुपी हुई इंटीमेसी और लस्ट को लेकर ड्राइंग्स, इन सब को देखकर जॉन शॉक्ड हो जाता है और बस अंधेरे का फायदा उठा के लीना मैक्स के सामने ही चाकू से जॉन को मार देती है। मैक्स अब जाकर रूम के अंदर छुप जाती है और केट लिटरली कार को घर के अंदर ही घुसा देती है। केट को अब जॉन की बॉडी ही मिलती है। लीना अब केट को भी गन से फायर करके मारने की कोशिश करती है, जिससे केट के हाथ पर गोली लगी है, लेकिन केट टेरेस पर जाकर छुप जाती है। लीना अब गार्डन में छुपी हुई मैक्स को मारने की कोशिश करती है, पर टेरेस पर खड़ी केट उसको डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि मैक्स भाग जाए। पर स्टिल लीना मैक्स को मारने की कोशिश करती है तो टेरेस पर लगी गोली के ग्लास को तोड़कर केट नीचे आती है, जिससे वो लीना के ऊपर गिरती है और बस वहां पर ये दोनों ही बेहोश हो जाती हैं। अब केट को होश आ जाता है और वो मैक्स को लेकर बाहर निकल जाती है। पुलिस को तो वो ऑलरेडी फोन कर ही चुकी थी। और अब दोस्तों यहाँ से 2 एंडिंग्स हैं, एक मूवी की एंडिंग और एक ऑल्टरनेट एंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी एंडिंग की। तो टेरेस से नीचे गिरने के बाद में जब पुलिस घर के अंदर गार्डन में पहुंचती है तो वहां पर लीना कहीं पर भी नहीं मिलती। अब केट के घर के सामने एक पॉन्ड था जो कि सर्दी की वजह से आइस बन चुका था और केट वहीं पर मैक्स के साथ थी। लीना अब यहाँ पर आकर केट को धक्का देकर नीचे गिराती है और वो चाकू से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर छोटी सी मैक्स गन फायर करती है जो कि सीधा इस आइस पॉन्ड पर लगती है, जिससे आइस चटक जाती है और ये दोनों ही ठंडे पानी में अंदर चले जाते हैं। पर केट किसी तरह से बाहर आती है और फिर जब लीना उसको बोलती है कि सेव मी मॉमी, तो केट उसको एक जोरदार किक मारती है, जिससे लीना की गर्दन टूट जाती है और वो उसी पानी में डूब जाती है। अब बात करें ऑल्टरनेट एंडिंग की, तो टेरेस से नीचे गिरने के बाद में जब पुलिस घर के अंदर गार्डन में पहुंचती है तो वहां पर लीना कहीं भी नहीं मिलती और हमको केट मैक्स के साथ बाहर सही सलामत खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। लीना को अब हम घर के अंदर मेकअप करते हुए देखते हैं और वो नीचे स्टेयर से आती है ये कहते हुए कि मेरा नाम एस्टर है। तो दोस्तों ये थी ऑर्फन मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मूवी का प्लॉट काफी सिंपल है और मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं। और कुछ एक्स्ट्रा कैश कमाने के लिए आप मीशो एप्लीकेशन को नीचे दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करें ताकि आप भी कुछ एक्स्ट्रा कैश कमा पाएं, वो भी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए